नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। वक्त है न्यूज एट 4 का। शुरुआत लखनऊ से आई खबर के साथ। स्कूल की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कोई फीस नहीं बढ़नी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी है। प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। स्कूल बंद रहने के दौरान परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। तो जो फीस स्ट्रक्चर होता है हर स्कूल का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चार्ज लिया जाता है, परिवहन शुल्क लिया जाता है, वो नहीं ले सकते स्कूल्स इस वक्त। और इसके साथ ही नए सत्र के साथ फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी, चाहे वो किसी भी बोर्ड का स्कूल क्यों ना हो। डिप्टी सीएम ने इस बात की जानकारी दी है कि आगामी सत्र के लिए किसी भी तरीके की स्कूल फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी। स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते हैं प्रदेश में जितने भी बोर्ड के स्कूल हैं। यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी बोर्ड को यह इजाजत नहीं है कि वो स्कूल फीस को बढ़ा सके। यह आदेश जारी हो चुका है और फीस में परिवहन शुल्क भी नहीं जोड़ेंगे, यह भी तय है। चलिए हम ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। शैलेश का हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, ये बताइए, ये लंबी लड़ाई भी लड़ी है। तमाम अभिभावक इस बात के लिए कह रहे थे, स्कूल फीस को लेकर लोगों के अंदर डर बना हुआ था। किस तरीके से राहत है ये खबर? निश्चित रूप से स्नेहलता, ये बड़ी राहत है अभिभावकों के लिए। प्रदेश के लाखों करोड़ों अभिभावकों के लिए ये बड़ी राहत होगी, क्योंकि इस समय कोरोना काल में लोग वैसे ही आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। कई लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में बच्चों की मोटी फीस, स्कूलों की मोटी फीस जो है वो एक भार है उनके ऊपर। और ऐसे में सरकार ने फीस न बढ़ाने का जो फैसला लिया है वो बड़ा फैसला है। इस फैसले में एक खास बात और है। देखिए, एक तरफ ये कहा कि फीस नहीं बढ़ेगी, लेकिन साथ में ये भी निर्देश दिए कि जब तक ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तब तक स्कूल ना तो परीक्षा शुल्क लेंगे, ना तो लाइब्रेरी का कोई पैसा चार्ज करेंगे, ना साइंस लैब के नाम पर, एनुअल जो फंक्शंस के नाम पर पैसा होता है, स्पोर्ट्स के नाम पर, यानी जो चीजें चल ही नहीं रही उनके नाम पर कोई भी पैसा स्कूल नहीं लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का कोई पैसा नहीं लेंगे। यानी सिर्फ कह सकते हैं एक तरह से जो ट्यूशन फीस है, अगर सरल शब्दों में समझे तो जो ट्यूशन फीस का कंपोनेंट है, हिस्सा है, सिर्फ वही स्कूल ले पाएंगे। दूसरी चीज, स्कूलों को भी उन्होंने ये निर्देश दिया है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षकों या कर्मचारियों का जो वेतन है उसमें कॉम्प्रोमाइज करें। उन्हें शिक्षकों का, कर्मचारियों का वेतन पूरा देना होगा। यानी एक तरह से ये राहत दी गई अगर अभिभावकों को, तो दूसरी तरफ जो स्कूलों के कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए भी राहत दी गई है। और सभी स्कूलों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं साफ तौर पर। अगर कोई विद्यालय, कोई स्कूल इसको नहीं मानता है तो उस केस में जो जिला स्तर पर शुल्क नियामक समिति है वहां पर शिकायत कर सकते हैं अभिभावक। और उसके बाद डीआईओएस की जिम्मेदारी होगी इन मामलों को देखना, उनका निस्तारण करना। अगर डीआईओएस इसमें चूक करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि नए सिरे से जो फीस का स्ट्रक्चर है वो रिवाइव होगा। क्या ये हम मान के चले तमाम स्कूल इन सारे जो क्रम में पैसे लिया करते थे, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो गया, साइंस लेबोरेटरी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, क्या ये ऐसा तो नहीं होगा कि जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर है उसको बढ़ा दिया जाए, इन सारी चीज़ों को गायब कर दिया जाए और इंटरनेट हैंडलिंग फीस के नाम पर वो ज़्यादा डिफरेंस हमें रिफ्लेक्ट ही ना करे? यानी अभिभावकों को उतना ही पैसा देना पड़ रहा हो, बस मिसलेनियस चीज़ों को जोड़ दिया गया हो। देखिए, जितनी भी फीस ली जाती है, जो फीस की स्लिप होती है उसके ऊपर अलग अलग कंपोनेंट लिखे होते हैं। दूसरी चीज, जो भी फीस उसमें अगर ट्यूशन फीस है तो वो जो पहले से निर्धारित है वो फीस की रसीद के ऊपर लिखी होती है। ऐसे में उससे ज्यादा शुल्क नहीं ले सकते। दूसरी चीज, अगर किसी विद्यालय ने पहले ही अपनी फीस बढ़ा दी, मान लीजिए फरवरी में ही, यानी कि जिस समय ऐसे हालात नहीं थे उस समय अधिक बढ़ी हुई फीस ले ली, या उसके बाद लॉकडाउन के जो हालात है इनसे पहले उसने बढ़ी हुई फीस ले ली है, तो अधिक जो फीस ली है उसको आने वाले महीनों में समायोजित करना होगा। यानी जो आगे फीस लेनी है उसमें कम किया जाएगा उस फीस को भी। तो कुल मिलाकर जो पुराना स्ट्रक्चर चल रहा है, जो 2019-20 में स्ट्रक्चर लागू था, वही इस बार भी लागू रहेगा। क्योंकि पिछले एक साल से कोरोना काल है, पिछले साल भी ये निर्देश दिए गए थे कि शुल्क नहीं रिवाइज किया जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए विद्यालयों में एक जो पैटर्न देखने को मिलता
अमूमन अधिकतर जो स्कूल कॉलेज हैं वो 3 महीने की फीस एडवांस ले लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं। इसके लिए भी कहा गया है कि अगर कोई पेरेंट नहीं दे पाते तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वो एक महीने की फीस दे सकते हैं। किसी के घर में अगर छात्र छात्रा या उनके घर का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उनके साथ समस्या आती है, तो उस केस में भी उनके कहने पर उनकी जो फीस होगी उस महीने की या उनकी जो समस्या है उस महीने ना ली जाए, लिखित अनुरोध पर उसको भी आने वाले महीनों में समायोजित किया जाए। तो कुल मिलाकर अलग अलग जितनी भी चीजें जिस ना बिल्कुल शैलेश, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अभिभावकों को अपनी ये हक के बारे में पता हो। इस पर जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, बात करते हैं विकासनगर की। बारिश का कहर ऐसा है कि भूस्खलन से 3 मकान मलबे में दब गए। इस हादसे के बाद 2 लड़कियां और एक युवक की मौत हुई। प्रशासन ने तीनों शव बरामद कर लिए हैं। भूस्खलन की वजह से 5 लोग घायल भी हुए। तो विकासनगर की तस्वीरें देखिए, 3 मकान जमींदोज हो गए, 3 जाने गई हैं, 5 लोग घायल हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश ने लोगों को मुश्किलों में डाला है। ये तस्वीरें मसूरी देहरादून मार्ग पर बना लो गलोगी पावर हाउस पास की है और यहाँ भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर कैसे मलबा आ गया और ये रास्ता बंद हो गया और गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। एम्बुलेंस भी जाम में फंसती नजर आई, जिसके बाद लोगों ने सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों को खुद ही हटाने का काम शुरू किया और बड़ी मशक्कत के बाद कम से कम इस एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता मिल पाया। उत्तराखंड में मौसम ऐसा बदला कि बारिश के चलते लोग परेशान हैं, मुसीबतें बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जोशीमठ की आप बात करें तो बद्रीनाथ में आर्मी हेलीपैड के पास नाले के ऊपर ग्लेशियर खिसकता हुआ नजर आया। आप देखिए किस तरीके से नाले में ये बर्फ खिसकती चली जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर धीरे धीरे ये पूरा ग्लेशियर खिसकते चला रहा है। गनीमत ये है कि इसके जद में कोई नहीं आया और ये बर्फ यहीं आकर रुक जाती है। अब आपको उत्तराखंड की 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां कल से बारिश हो रही है और प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज सुबह भी झमाझम बारिश हुई। उत्तरकाशी से लेकर कर्णप्रयाग, बड़कोट, अल्मोड़ा और जोशीमठ से ये ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं। जिले में मौसम ठंडा तो हो गया है, तापमान में गिरावट तो है, लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन जो असल मुसीबत है वो है लगातार बारिश से रास्तों का खराब होना, जिसमें एम्बुलेंस को फंसते हुए हमने आपको दिखाया था। मसूरी की वो तस्वीरें थी, लेकिन कमोबेश पूरे पहाड़ी इलाकों में ऐसा ही माहौल है जहां कहीं ना कहीं बारिश की वजह से पूरी परिस्थिति बदल गई है। हालांकि तापमान भी बदला है, इसमें कोई राय नहीं, दो शक नहीं है। जहां मौसम मई के महीने में काफी सुहाना है, लेकिन तमाम इलाकों से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं जहां रास्ते जाम हैं, मलबे हैं, बोल्डर हैं। तो ये सारी चीजें परेशानी का भी सबब है। तो उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हल्द्वानी में भी गौला नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। सिंचाई विभाग ने गौला बैराज से करीब 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। ऐसे में अगर बारिश और हुई तो गौला का जलस्तर ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उन्हें परेशानी होगी। प्रशासन ने उन लोगों से अपील की है कि अब वो नदी के किनारे ना जाएं और जो भी उस इलाके में रहते हैं वो अपने आप को सुरक्षित करें, वहां से हट जाएं। तो उत्तराखंड के बदलते मौसम की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। क्या असर है जो हम इन तस्वीरों से रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ हैं आलोक सागर, मौसम वैज्ञानिक हैं, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। और जरा आसान भाषा में आपसे समझना चाहेंगे कि मई के महीने में मैदानी क्षेत्रों में तो धूप की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस तरीके की बारिश, बर्फबारी और बादल फटने की लगातार घटनाएं, क्या कहता है आप लोगों का एनालिसिस? थैंक यू मैम। मेरा इसमें ये मानना है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा
19 और 20 को जो है उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल की जो है फोरकास्ट किया गया था। और उसी की वजह से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि जो अरब सागर में जो हमारा जो तौते है, जिसकी वजह से मानसूनी हवाएं या जिसे कहते हैं नमीयुक्त हवाएं जो है वो हमारे उत्तर भारत में इंटर कर रही हैं। और साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसे कहते हैं चक्रवाती परिसंचरण, जो नमीयुक्त हवाओं को लेकर के जो है वो हमारे जो है इस साइड से जो है इंडिया में इंटर कर रहे हैं। इसकी वजह से जहाँ पर भी ये नमीयुक्त हवाएं इकट्ठी हो रही हैं वहाँ पर अधिक बारिश हो रही है। इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पश्चिमी विक्षोभ का अभी तक सक्रिय होना। पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे भूमध्य सागर से एक तूफान चलता है जिसमें नमीयुक्त हवाएं होती हैं और वो नमीयुक्त हवाएं जो है कई सारे जो है हमारे देशों से होकर के जब वे इंटर में जो है हमारे भारत में जब इंटर करती हैं तब उसमें क्या होता है कि जो जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालयी क्षेत्र हैं, वहां पर जो है ये जो अधिक बारिश का कारण बनते हैं। जो हमारी जाड़ों में सर्दियों में जो बारिश होती है उसमें अप्रैल तक जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है अक्सर सक्रिय होता है। लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये मई तक, अभी 20 मई तक ये जो है लगातार सक्रिय बना हुआ है और ये उत्तर भारतीय जितने भी राज्य हैं वहां पर ये नमीयुक्त हवाएं लेकर के ये जो है हमारे पाकिस्तान राजस्थान साइड से ये इंटर कर रहा है। अब इसमें तीन चीजें एक साथ जुड़ रही हैं। एक तो ये कि हमारा जो अरब सागर में जो लगातार जो हमारा ताउते जो हमारा चक्रवाती जो हमारा साइक्लोन है उसकी वजह से जो नमीयुक्त हवाएं एक तो वो एक साथ चल रही है। दूसरा जब वो बंगाल की खाड़ी में भी एक खबर आ रही है कि वहां भी एक जो है साइक्लोन सर्कुलेशन हमारा एक्टिव हो रहा है। तो इस तरीके से नमीयुक्त हवाएं जब तीनों जगह से जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे और स्पेशली उत्तराखंड राज्य की हम बात करें तो वहां पर ये नमीयुक्त हवाएं जब एक जगह एक साथ मिल रही है तो वहां पर अधिक मतलब बारिश का कारण बन रही है। बिल्कुल। तो ये पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आप बात किए थे, ये अमूमन हम सर्दियों में बारिश की वजह जानते हैं, लेकिन ये इस महीने में बारिश का होना थोड़ा अलग है और आने वाले वक्त में मानसून से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं ना है सर? जल्दी से जानना चाहेंगे। नहीं, एक्चुअली जो मानसून की बारिश जो जनरली होती है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें या फिर हिमालयन स्टेट्स की बात करें या फिर नॉर्थ इंडिया की बात करें, ये जनरली जो है हमारा 18-17 जुलाई के आसपास ये जो है पहली बारिश मिलती है। लेकिन इस समय जो बारिश हो रही है ये मानसूनी बारिश नहीं है क्योंकि हमारे तीन एक तो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में और पश्चिमी विक्षोभ, ये तीनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। इसकी वजह से जो एक्सेस ऑफ रेनफॉल है ये हमारे स्टेट में अधिकतर देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में लगातार पिछले जो है अगर 1 मई से लेकर 20 मई तक का जो है हम आज का डाटा अगर हम देखें तो 60% एक्सेस रेनफॉल हुआ है। बिल्कुल, यानी इसके बाद सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। जैसे जैसे ये तीनों एलिमेंट काम कर रहे थे वो वापस जाएंगे। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरिद्वार की। भूप तलवाल में कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए बेस हॉस्पिटल में बारिश का पानी गया है। क्या स्थिति है आप ये देखिए। योग गुरु बाबा रामदेव की संस्थान और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर ये अस्पताल संचालित करने की ठानी, लेकिन यहाँ पर बारिश का पानी किस तरीके से अस्पताल के आईसीयू वार्ड तक पहुँच गया ये आप अंदाजा लगाइए। पानी की निकासी के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई और पानी अस्पताल के अंदर ही जमा हो गया। तो ये हाल है वो तमाम अस्पतालों का जो आनन फानन में बनाए तो गए हैं, लेकिन शायद ये मौसम आईसीयू वार्ड है मुफीद नहीं रहा, इसके लिए माकूल व्यवस्थाएं नहीं थी और जबकि ये जमीन से 2-3 फुट ऊपर बनाया गया। पहाड़ों में हुई मूसलाधार बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और चंबा धरासू राष्ट्रीय नेशनल हाईवे पर मलबा गिरा है। बड़े बड़े बोल्डर्स और मलबा आने से हाईवे कई जगह से रुक चुका है। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी के पास पहाड़ी से भूस्खलन की तस्वीरें आई, तो वहीं NH-58 पर व्यासी कोडियाल के अलावा जगह जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। रोड बंद होने से आने जाने वाले को काफ़ी दिक्कत हो रही है और कमोबेश ऐसी ही परिस्थिति कई जगहों से दिखाई दे रही है। तस्वीरें ऐसी ही हैं। चमोली में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। लामबागड़ से खचड़ा नाले की बात अगर आप करें तो उफान पर ये हैं
और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा बह चुका है, जिस वजह से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित है। नाले के उफान पर आने से एक ट्रक भी फंस गया है। गनीमत ये रही कि ट्रक चालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। तो ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से इतना सारा पानी और मलबा बहकर कई सड़कों पर आ रहा है। जहां इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से एक ट्रक फंस गया है, लेकिन गनीमत यह है कि यहां पर चालक ने अपनी जान बचा ली सही वक्त पर कूदकर। उत्तराखंड में आई आपदा पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया है। लिखा है, उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश से कई जगहों पर हाईवे बाधित होने का समाचार मिल रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल जिला प्रशासन, अधिशासी अभियंता एनएच और एसडीएम बड़कोट को मार्ग खोलने हेतु निर्देश दिया गया है। जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन सुचारू करवा दिया जाएगा। चमोली में भारी बारिश से लामबगड़ से खचड़ा नाले के उफान आने पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का 50 मीटर हिस्सा बह गया। इलाके में कई स्थानों पर हाईवे बाधित होने का भी समाचार मिला। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, रामनगर में कोसी का जल स्तर बढ़ा है। बारिश की वजह से कोसी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, ये खबर मिल रही है। जल स्तर बढ़ने से बरसाती नालों में ये पानी आया है। कई जगहों पर पेड़ टूटकर बिजली के लाइन पर गिरे हैं, तो यहां बिजली का भी संकट देखा जा रहा है। रामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोसी नदी का जल स्तर बढ़ते देखा जा रहा है। लगातार बारिश की दिन है। अब बात बिजनौर की, जहां 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से गरीब परिवार के लोग अपने टूटे फूटे कच्ची दीवार और बरसाती से टपकती छत से बेहद परेशान और खौफजदा हैं। गरीब परिवार को की माने तो चिंता सताने लगी है कि कहीं इनके कच्चे मकान जमीन पर धराशायी ना हो जाए। इसी डर से ये लोग सो नहीं पा रहे हैं। ये बारिश पड़ रही है, आपको क्या दिक्कत आई इसमें? जो हमारे छतरी वो हो, हम सारा पानी छीते होगा भाई, सारे पूरी रात हो गई हमारी। अच्छा, रात कैसी बीती आपकी? बहुत खराब हुई हमारी। कैसे खराब हुई? नींद नहीं आई हमारी छत की वजह से। क्या डर लगा आपको? कभी छत गिर जाओ, पानी छीते टाइम आ गया हमारा। अच्छा, 24 घंटे होगा। तो ये है ग्रामीणों का डर आशियाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एट 4 में, जहां बात लखनऊ की करेंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मृत शिक्षकों के आश्रितों के लिए यह बड़ा फैसला है। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में संशोधन की तैयारी की जा रही है। गाइडलाइन में संशोधन का प्रस्ताव योगी सरकार भेजेगी। मुख्य सचिव को संशोधन संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी, कोरोना के कारण उनकी मौत हुई, इस पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद ये बड़ा फैसला योगी सरकार का सामने आया है, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में बदलाव की मांग की जा रही है। जाहिर तौर पे उस वक्त कोरोना संकट और ऐसे तमाम नियमों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब यहां संशोधन के जरिए बदलाव की तैयारी है। इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने के आदेश हैं और जल्द ही इस गाइडलाइन में संशोधन की तैयारी है। तो प्रस्ताव भेजेगी योगी सरकार। पंचायत चुनाव में जिन शिक्षकों की कोरोना की वजह से ड्यूटी के बाद मौत हुई, इस मुद्दे पर मृत शिक्षकों के आश्रितों के लिए यह बड़ी खबर है। चुनाव ड्यूटी पर कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों का यह मामला है, जहां चुनाव कर्मचारियों के निधन पर योगी सरकार की एक मानवीय पहल सामने आई है। सीएम योगी ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को निर्देश दिए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग से बातचीत करके तुरंत मदद उपलब्ध कराई जाए, सहायता उपलब्ध कराई जाए, ऐसे निर्देश हैं। चुनाव ड्यूटी करने वाले जो भी व्यक्ति कोरोना के कारण दिवंगत हुए हैं, उन्हें चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन करके मुआवजा और नौकरी दिए जाने का प्रावधान हो, ऐसा सीएम योगी ने अनुरोध करने की बात कही है। हर एक मौत दुखद है, सीएम योगी। राज्य सरकार की संवेदना हर नागरिक के साथ है और टीम 9 की बैठक के बाद ये निर्देश दिए गए।
और यूपी के गांव से कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। योगी सरकार की 3T नीति गांव के लिए कामयाब रही। ये पता चलता है कि प्रदेश के 62,000 गांव कोरोना संक्रमण से बचे। 90,000 गांव में से 62,000 गांव में कोरोना संक्रमण नहीं मिला है। 28,000 गांवों में सीमित संख्या में संक्रमण पाया गया है। ये पता चलता है 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियों की रिपोर्ट से, जो कि गांव में एक्टिव है। 74,000 समितियों ने यह माना है कि ज्यादातर हिस्सा गांव का बचा रह गया। ये जो भयानक तस्वीरें आई हैं, ये 28,000 गांव के कोरोना संक्रमण से हैं। कोरोना अपडेट लेते हैं। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6,725 नए केस मिले हैं। 13,950 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो लगातार ये ग्राफ नीचे गिरता हुआ, जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अब लगाम लगाने की मुहिम नजर आ रही है। आंकड़ों से यह पता चलता है कि 24 घंटे के भीतर लगातार गिरावट की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। एक और दिन जहां आंकड़ों में गिरावट है नए केसेस के मिलने की। लोग ज्यादा ठीक होकर घर वापस लौट रहे हैं, आंकड़े ये कहते हैं। अब बात कन्नौज की। कन्नौज में शादी से इनकार करने पर नाराज प्रेमी एक मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है। जमकर हंगामा काटा, टावर से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी देता है। बाद में मौके पर भीड़ जमा हो गई। परिजन युवक को टावर से उतारने की कोशिश करते रहे, मिन्नत में लग गए, लेकिन वो नहीं माना। 2 घंटे के बाद मान मनौवल का जब पूरा दौर चला तो मौके पर प्रेमिका आई, उसका परिवार आया। प्रेमिका के कहने पर यह शख्स नीचे उतरा और तब जाकर दोनों की शादी कराई गई। तो ये है फिल्मी माहौल कन्नौज का, जहां फुल ऑन ड्रामा चला एक शख्स का। सीता नवमी के मौके पर अयोध्या में कार्यक्रम करवाया गया। माता सीता की कुल देवी छोटी देवकाली मंदिर पर जानकी नवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। माता सीता की झांकी सजाई जाती है। शाम को 1051 बत्ती की आरती की जाती थी, लेकिन इस बार ये सारी चीजें बेहद सादगीपूर्ण ढंग से सिर्फ मंदिर के सीमित लोगों की मौजूदगी में माता सीता का जन्मोत्सव मनाया गया। कोरोना की वजह से कार्यक्रम में किसी श्रद्धालु को आने की इजाजत नहीं थी। न्यूज़ एट 4 में वक्त एक ब्रेक का है। खबरों के लिए बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।